हेलो हेलो, वेलकम टू वेदांतु पंजाब। चैप्टर का लास्ट लेक्चर रह गया है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। मैंने ये पर्टिकुलर लेक्चर स्पेसिफिकली इस हिसाब से डिफाइन किया है सच दैट हमारे सारे टॉपिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, प्लस जो मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या इस टॉपिक से बनते ही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं ले आया हूं ताकि अगर ये क्वेश्चन तुम कर लो और इसके टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें समझ आ जाएं, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर होल चैप्टर वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर आज शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क क्वेश्चन कैसे होंगे और 3 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, वो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिवाइड किया है। क्वेश्चन करते हुए मैं तुम्हें कंसेप्ट भी समझाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले ओके, 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले कुछ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादातर 1 मार्क क्वेश्चन में इतने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते, बट थ्योरी बेस्ड एनसीईआरटी की कोई भी लाइन में से उठ के क्वेश्चन बन जाता है। तो लेट्स डिस्कस दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। लेट्स सी, लास्ट से शुरू करते हैं। A continuous and a closed path is required for the flow of electric charge. बिल्कुल सही बात है। अगर क्लोज्ड पाथ होगा सर्किट का, अगर क्लोज्ड पाथ होगा सर्किट का, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टर लगाया है मैंने, साथ में मैंने एक बैटरी लगा दी, मे बी सर्किट के अंदर कहीं एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया। इस पॉइंट पे स्विच ओपन है, मुझे स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज सर्किट होगा तो ही चार्ज फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन, चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है अगर बॉडी के ऊपर एक चार्ज है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो हम क्यू डिफाइन करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है चार्ज की, यस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कूलम इज द जीएस, नो, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो या पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने सारे ऑप्शंस क्लैरिफाई कर लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन अगेन। In how much time 3 into 10 raised to power 3 coulomb of charge will flow if an electric current of 6 ampere is drawn by the electrical appliance? चलो एक बार मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया है, बट अगेन एनालाइज करते हैं। कहता कितना टाइम लगेगा, ये एक यूनिट लिखी है कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। बहुत बढ़िया, तो मैं लिख सकता हूं हमें चार्ज दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इफ द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 6 एम्पियर, मतलब हमें करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर और अपने को टाइम निकालना है। क्या क्यू आई और टी के बीच में मेरे पास एक फॉर्मूला है? बिल्कुल है सर, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यस, डायरेक्ट फॉर्मूला। 6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻3। मेरे को टाइम निकालना है तो सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1500 सेकेंड्स। तुम अपना आंसर सेकेंड्स में भी छोड़ सकते हो, मिनट्स में भी निकाल सकते हो, आवर्स में भी निकाल सकते हो, बट जो ऐसा यूनिट के अंदर आंसर आ गया दैट इज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। बाकी अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग तुमने अपना आंसर मार्क करना है। वेल एंड गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आसान था क्वेश्चन। हाँ, या इसने सोल्यूशन के अंदर मिनट्स में निकाल दिया, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, अगेन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ। ठीक है, लेट्स डिस्कस। नीचे से शुरू करते हैं। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। ओम्स लॉ ने कहा था कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएंगे करंट उतने ही ज्यादा टाइम से बढ़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए वी अप्लाई अ कांस्टेंट, और यहां पे जो कांस्टेंट लगता है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। obstruction to the flow of charge is called resistance. Again it is a constant quantity for a particular value. तो पहली तो सही है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमें तो बताना है इनकरेक्ट वाला। इट इज वैलिड फॉर ओहमिक रेजिस्टर्स, नाम ही ओहम्स लॉ है तो ऑफ कोर्स ओहमिक रेजिस्टर्स के लिए वैलिड होगा। इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब ओहम्स लॉ हम डिफाइन करते हैं that potential difference is directly proportional to the current through the conductor at a fixed constant temperature। मतलब ये कहना चाह रहा है
कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ही मैं V इक्वल टू आई आर बोल सकता हूँ। टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो R की वैल्यू चेंज हो जाती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाता है। हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और इनकरेक्ट ही हमें बताना था, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। परफेक्टली फाइन सर, पढ़ा हुआ है हमने, समझ भी आता है। अगर तुमने पहले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो these things are going to be very very simple for you. Okay. In an experiment on studying the dependence of current and potential. Okay. अब तुम ध्यान से देखो, पोटेंशियल और करंट के हमें ग्राफ दिया हो, ठीक है। हम इक्वेशन लिखते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। वैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। R होता है कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर I को 0 पुट कर दूंगा तो V कितना होगा? V तो 0 होगा। ग्राफ्स में चेक करते हैं, इस ग्राफ में I को 0 पुट करने से V 0 आ रहा है या V को 0 पुट करने से I 0 आ रहा है? सिर्फ एक ग्राफ है, V 0 तो I नॉन जीरो। इस केस में भी जब V 0 तो I नॉन जीरो। एक ही ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड दैट इज माय करेक्ट। द ऑब्जर्वेशन लाइकली टू बी करेक्ट आर दोज ऑफ सेकंड। समझे क्या हुआ? बेसिकली जो ओम्स लॉ के अंदर तुम ग्राफ याद करते हो, वो ग्राफ ही तुम ये याद करते हो। V को हम रखते हैं y एक्सिस पे, चलो इसने x एक्सिस पे दिखाया हुआ है बट जनरली हम V को y एक्सिस पे रखेंगे। x एक्सिस पे मेरा करंट होगा, तो जो ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से पास करता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब कितनी इंक्लिनेशन है, कितना स्टीप है, दिस स्टीपनेस इज बेसिकली रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ अ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ये देखो मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है बट स्टिल, वी आई ग्राफ ओम्स लॉ का इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका स्लोप रेजिस्टेंस, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, बट बी ऊपर है आई नीचे है। बी को हमने रखा है वाई एक्सिस पे, आई को हमने रखा है एक्स एक्सिस पे। अगर रिवर्स कर देंगे तो ये वाला रूल भी रिवर्स हो जाएगा। यू गेट? परफेक्टली फाइन, लेट्स मूव। यस, स्टूडेंट 2 का ग्राफ करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन मार्क क्वेश्चन। For verifying Ohm's law, we design an electrical circuit diagram in which we show the arrangement of different electrical components. We find which respect to the resistor. We find that with respect to the resistor. अब मुझे ये चेक करना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कोई सर्किट है मेरे पास ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, और उसके अंदर मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। चलो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। रेजिस्टर, बैटरी, सेल, की क्लोज बना देता हूं। मुझे सर्किट के अंदर अगर करंट मेजर करना होता है तो हम एमीटर यूज करते हैं। एमीटर मेजर्स करंट। अब एमीटर जो डिवाइस है वो करंट मेजर करेगा जो करंट उसके थ्रू पास कर रहा है। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इस रेजिस्टर के थ्रू करंट बताऊं, तो जो करंट रेजिस्टर के थ्रू, वो ही सेम करंट अगर एमीटर के थ्रू पास करेगा तो ही वो मुझे बता पाएगा कि देखो करंट क्या है रेजिस्टर के अक्रॉस। तो एमीटर को मैंने रेजिस्टर के साथ कैसे लगाया हुआ है? सेम करंट पास कर रहा है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर हमें दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। मतलब अगर मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मेरे को वोल्ट मीटर को इसके एंड्स के अक्रॉस लगाना पड़ेगा। ये रहा मेरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रेजिस्टर के कैसे लगा हुआ है? सेम पोटेंशियल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में लगेगा एमीटर, पैरेलल में लगेगा वोल्ट मीटर। दिस इज योर फाइनल डायग्राम जो हमें ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए चाहिए। बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एमीटर को सीरीज में रखना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखना है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सारे अलग अलग है। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एमीटर करंट मेजर करेगा उसके थ्रू पास करता हुआ, वोल्ट मीटर मेजर करेगा रेजिस्टर के अक्रॉस, दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सीरीज में लगा देंगे एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा देंगे पैरेलल में। परफेक्टली फाइन सर, पता चल रहा है क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलो
If a person has 5 resistors, each of 1 by 5 ohm, 1 by 5 ohm, then the maximum resistance he can obtain by connecting them. Okay. 5 resistors, सबकी resistance 1 by 5. कैसे लगाऊं जो maximum resistance मिले? देखते हैं, दो तरीके. एक्चुअली काफी सारे तरीके हो सकते हैं, बट चलो दो मेन केसेस. एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा. 2 और 2 को सीरीज में लगाओ, 4 आएगा. 2 और 2 को पैरेलल में लगाओ, 1 आएगा. सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ऐड करके. पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इनवर्स को ऐड करके. और हम याद करते हैं सीरीज के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आर और आर बराबर हुए, जैसे इस केस में बराबर हैं, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने लेक्चर्स में ही पढ़ रखा है, इट इज एन आर. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू रिड्यूसेस एंड इट इज आर बाय एन. एन मतलब कितने हमने कंपोनेंट्स, कितने हमने रेजिस्टर्स लगाए हैं, और सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए ये फॉर्मूला है. तो अगेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी हमें सीरीज वाले केस में, और मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी हमें पैरेलल वाले केस में. मैक्सिमम वैल्यू देगा ये मुझे मिनिमम वैल्यू देगा. बाकी जितने भी वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई कर रही हैं, वो इनके कॉम्बिनेशन है. कुछ सीरीज में, कुछ पैरेलल में, कुछ पैरेलल में उसके साथ कुछ सीरीज में. दो पैरेलल लगा के एक सीरीज लगा दिया, वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. दिस विल गिव मी मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल गिव मी मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, सबको ऐड कर दो. 1/5 प्लस 1/5 5 बार, या डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू 1/5. n कितना है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 5. 5 इंटू 1/5 इट इज 1 ओम. 1 ओम योर आंसर. देखो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं, इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही. इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. याद रखने वाला क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है. ठीक है, बहुत बढ़िया सर. चलो कोई बात नहीं, हम वापस आ जाते हैं. या फिर से 1 मार्क क्वेश्चन. Two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through 100 watt bulb is 1 and the current through 40 watt bulb will. अब अगर तुम्हें याद हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है? करंट. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या लगाया सीरीज में? सेम करंट. अगर 100 वॉट के अक्रॉस 1 एम्पियर है तो 40 वॉट के अक्रॉस भी 1 एम्पियर होगा. दोनों बल्ब को यार सीरीज में लगाया है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो एक सिंगल पाथ है, जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा. आंसर इज 1 एम्पियर. चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था. इतने ही इजी क्वेश्चन बनते हैं. ओके, नेक्स्ट अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, बट इट इज अ वेरी डिसेंट 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, काफी डिटेल में मैं तुम्हें अच्छे से करवाऊंगा क्वेश्चन. एक बार पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है. 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ and same area, same length and area, made of two different materials of resistivity rho 1 and rho 2. G1 G2 लग रहा है, rho 1 rho 2 are connected in series to a source of potential V. तो उनको सीरीज में लगाया है. बहुत बढ़िया. The equivalent resistivity, क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बताओ कॉम्बिनेशन. सर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा है. बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, सबकी रेजिस्टेंसेस की एक सिंगल वैल्यू. इस केस में भी मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों की अलग अलग रेजिस्टिविटी है. कंबाइंड रेजिस्टिविटी क्या होगी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की? दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी. तो ऐसा करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट्स ट्राई इट आउट. कहता मेरे पास दो रॉड्स हैं, इसकी रेजिस्टिविटी रो 1, लेंथ एल, एरिया ए. दूसरे की रेजिस्टिविटी रो 2, लेंथ एल, एरिया ए. और दोनों को हमने कनेक्ट कैसे किया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने. वी हैव कनेक्टेड बोथ ऑफ देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन. चलो लेट्स चेक. सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं. ओके, अब कंबाइंड वैल्यू लिखेंगे. अब कंबाइंड में इसको बोल दूंगा कॉम्पोजिट सिस्टम है मेरा. मेरे को इसकी एक सिंगल रेजिस्टिविटी बतानी है कि इफेक्टिव क्या होगी. जैसे इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 2L, बट
इसका इफेक्टिव एरिया कितना होगा? दोनों का एरिया तो सेम ही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहेगी, ए थोड़ी ना डबल हुआ है, मोटा थोड़ी ना हो गया, लंबा हो गया। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको मैं लिख दूंगा रो इक्विवेलेंट। सर मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वही हम अप्लाई करेंगे। जो तुम्हें पता है एकदम सही पता है। क्या तुम R1 निकाल सकते हो? बिल्कुल सही बात है। R1 विल बी रो L बाय ए, R2 विल बी रो L बाय ए। अच्छा, अगर मैं इस पूरे की रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूं, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी रो इक्विवेलेंट। अब इस पूरे की लेंथ कितनी? 12, और इसका ए कितना? ए। अब तुम अपना जनरल फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज योर जनरल फॉर्मूला? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जैसे ही तुम R इक्विवेलेंट, R1, R2 सबकी वैल्यूज पुट करोगे, मैक्सिमम चीजें कैंसिल हो जाएंगी। करो ना पुट। R रो इक्विवेलेंट 2L बाय ए इज इक्वल टू रो 1 L बाय ए प्लस रो 2 L बाय ए। कट करो चीजें, L बाय ए, L बाय ए, L बाय ए, यहां से L बाय ए कॉमन लो, दूसरी तरफ से कट कर दो, ये चीजें कट हो गई। बचा क्या? 2 रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, एंड यार फाइनल आंसर इज रो 1 प्लस रो 2 बाय। समझ आया क्या हुआ? हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं कोई कंपोजिट सिस्टम की। कंपोजिट मतलब साथ में ज्वाइन कर। तो लेट्स चेक आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीरीज कॉम्बिनेशन था तो डायरेक्टली R1 प्लस R2 लग गया। अगर पैरेलल होता तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट लगा देते, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मेरे को R रो इक्विवेलेंट मिल जाता। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। नाइस। चलो, गुड क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। या यही सेम आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब साथ में रीड करेंगे। अगर तुम्हें पेस ज्यादा लग रही है, अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, तो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, आराम से समझो, एंड देन प्रोसीड। लेट्स स्टार्ट। इन अ रेजिस्टिव सर्किट, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 2 times the percentage change in the amount of heat dissipated, heat dissipated, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सर लास्ट में पढ़ा था टॉपिक, हीट के 3 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं हम, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एंड वी आई। ये 3 फॉर्मूलाज हैं हीट के, कोई भी लगा लो। नहीं, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो मेन जनरल फॉर्मूला होता है एक रेजिस्टर के अक्रॉस, अब करंट को डबल कर रहे हैं तो करंट का डाटा लेके चलेंगे, तो आई स्क्वायर आर टी मैं यूज करूंगा। करंट इज इंक्रीज्ड, तो जनरली रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मानते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो चेंज कर रहे हैं, तो हीट चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, पहले करंट को आई लेते हैं, तो इनिशियल हीट विल बी आई स्क्वायर आर टी। करंट को डबल कर दिया, फाइनल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 2i का होल स्क्वायर आर टी। ये बन गया 4i स्क्वायर आर टी। बट फाइनली हमें चाहिए क्या? अपने को फाइनल हीट थोड़ा ना चाहिए, उसने ये थोड़ा ना पूछा है कि 4 टाइम्स हो रहा है या 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। वो 4 टाइम्स रहा है, पूछ रहा है परसेंटेज चेंज। अब बताओ भाई, 10th क्लास में हो, तुम्हें परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज चेंज। मतलब अगर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए तो फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी चीज के लिए, हीट फाइनल माइनस हीट इनिशियल अपॉन हीट इनिशियल इनटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज। फाइनल 4i स्क्वायर आर टी माइनस आई स्क्वायर आर टी अपॉन आई स्क्वायर आर टी इंटू 100। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो बड़ा क्लियरली दिख ही रहा है, इट कम्स आउट टू बी 300%। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, होते बेसिक टाइप के ही हैं, बट अगेन थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट यूज हो गया तो बच्चों को डिफिकल्ट लगने लग जाता है। बट क्या तुम्हें डिफिकल्ट लगा? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला, करंट को कर दिया डबल, नया हीट निकाला। हीट में परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल टू 100 कर देंगे, वील गेट आवर आंसर। आई गेस तुम्हें समझ आ पा रहा है कि क्या कर रहे हैं हम।
सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है, बट ठीक है, ये 2 मार्क्स का भी बन सकता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? 300%, यस। ओके, वेरी गुड। ओके, तो 1 मार्क क्वेश्चंस का बैरियर हमने क्रॉस कर लिया। लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस मुझे काफी अच्छे लगे, तुम्हें भी इनको करना चाहिए सॉल्व। सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट्स तो उतने से ही है ना, थोड़े से कंसेप्ट्स हैं वही चैप्टर के अंदर लग रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। थोड़े से क्वेश्चन का साइज इंक्रीज होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी ज्यादा होगी। लेट्स सी, how many electrons must be removed from a conductor so that it acquires a charge of 4.8 microcoulomb pro म्यू कूलम। चलो पहले तो ये माइक्रो से ही डील करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 1 microcoulomb is 10 raised to power minus 6 coulomb. 1 millicoulomb is equal to 10 raised to power minus 3 coulomb. ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। माइक्रो म्यू 10 raised to power minus 6, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिली, मिली तो अपने को पता ही है, जैसे 1 मिलीमीटर इज 10 raised to power minus 3 मीटर, या 1 मीटर इज 10 raised to power 3 मिलीमीटर, वैसा ही कुछ है ये। 1 मिली कूलम इज 10 raised to power minus 3, यहाँ पे माइक्रो यूज हो रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है 4.8 माइक्रोकूलम, जिसको मैं लिख सकता हूं 4.8 इंटू 10 raised to power minus 6 कूलम। नाउ इट इज आस्किंग मी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालें। इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों रहे हैं? अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूंगा, नेगेटिव को निकाल दिया, बचा क्या? पॉजिटिव। तो मतलब ओवरऑल 4.8 माइक्रोकूलम इज द पॉजिटिव चार्ज जो उस कंडक्टर के ऊपर है। मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े। क्या मेरे पास चार्ज का और नंबर का कोई फॉर्मूला होता है? याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to n into E is the smallest possible charge 1.6 into 10 raised to power minus 19। इसी फॉर्मूला में पुट करो, तुम्हें n मिल जाएगा which comes out to be a integer। पुट करते हैं 4.8 into 10 raised to power minus 6 कूलम is equal to n into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। कैंसिल करो टर्म्स, कैंसिल हो रहा है 1.6 3, तो n की वैल्यू आ रही है 3 into 10 raised to power 13 minus 6 plus 19 plus में 13 आएगा। Is it a small number or a big number? 13 zeros लगे, it's a very big quantity। मतलब इतना थोड़ा सा माइक्रोकूलम चार्ज भी इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहा है। 3 into 10 raised to power 13। थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, थोड़ी सी थी, 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता था, बट अगेन प्रॉपरली तुम स्टेप्स मेंशन करो। यहाँ पे लिखो इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। सब कुछ मेंशन करोगे, तुम्हें 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बहुत बढ़िया सर। चलो यस, 3 into 10 raised to power 13। यप, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही ना तुम्हें ये दिख रहा होगा सर वैल्यूज ही बहुत सारी हैं, 100 20 2, कैलकुलेशंस लग रही हैं काफी सारी। डरना नहीं है, स्टेप वाइज चलते हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन। चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते हैं। वर्क डन दिया हुआ है, जूल में है 100 जूल, इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। आगे बढ़ो, find the resistance offered by the conductor if a current of 2 ampere flows through it। करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस मांग रहा है। अब मुझे पता है करंट दिया है, रेजिस्टेंस मांग रहा है, तो हमारे पास करंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। बहुत बढ़िया, बट क्या नहीं है मेरे पास? V नहीं है भाई, V कहाँ से लाएं? कुछ डाटा पहले भी दिया हुआ है। अब तुम अगर याद करो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। If you remember, it is a work done in moving a unit charge from A point to B। Work done per unit, work done 100 joule, charge 20 कूलम, 5 वोल्ट आ गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला अपना फॉर्मूला यूज हुआ है। दूसरा फॉर्मूला अपना कौन सा यूज करेंगे? V इज इक्वल टू IR। क्या अपने पास V आ गया? बिल्कुल आ गया। सर अपने पास क्या करंट है? बिल्कुल है, निकाल लो रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू R। R की वैल्यू आ गई 2.5 ओम। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों था?
क्योंकि तुम्हें 2 स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ गया है। 2 फॉर्मूलाज, 2 सेपरेट कंसेप्ट्स यहां यूज हुए, इसीलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगेन फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन Q। रिमेंबर, बहुत बच्चे ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए। सीरीज पैरेलल कर लेते हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके, बस ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रहता। Work potential difference is equal to work done in moving a charge from A to B per unit charge, work done upon charge, work done per unit charge। चलो जी, बहुत बढ़िया। yes 2.5 ओम निकाला था हमने, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन है जो हम पहले भी एक लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। मुझे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, क्या तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? लेट्स सी। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम दी हुई है, चलो ठीक है। सो दैट पीस ऑफ वायर इज ड्रॉन आउट, मतलब हमने खींचने की कोशिश करी उसे, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को ट्वाइस कर दिया हमने, क्वेश्चन किए थ्राइस कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया। n टाइम्स वाला हमने क्वेश्चन किया था कि अगर एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच करके, जिसकी रेजिस्टेंस R है उसकी लेंथ को स्ट्रेच करके अगर तुम n टाइम्स कर दोगे तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो बच्चे सिर्फ लेंथ का फैक्टर सोच लेते हैं। लेंथ इंक्रीज होने से एरिया भी तो कम होता है ना, बस इस चीज का ध्यान देना है। तो देखो करना कैसे है, स्पेसिफिक टू ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करवाऊंगा। बट अगर स्कूल में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करो, प्रॉपरली सॉल्व करो। मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय। मैंने क्या किया, खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दिया 2L, बट लेंथ डबल करने के चक्कर में एरिया हो गया हाफ, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AL, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को रखेंगे सेम, लेंथ को डबल कर दूंगा तो एरिया आधा हो जाएगा। स्ट्रिंग को खींचोगे, वायर को खींचोगे तो एरिया कम हो जाएगा। लेंथ डबल हुआ तो एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल होता तो एरिया बाय 3, लेंथ 4 टाइम्स होता एरिया बाय 4। बिल्कुल सही। मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R डैश, इट इज रो L की जगह 2L, A की जगह A बाय 2, ऊपर ले जाओ, 4 रो L बाय A इज योर R डैश। समझो? बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है सर। अब ध्यान से देखो, यहां पे आ गया 4 का फैक्टर, रो L बाय A किसके बराबर है? R के, पुट कर दो, R डैश इज इक्वल टू 4R। मतलब अगर पहले रेजिस्टेंस R थी अब 4 टाइम्स हो गई है, पहले रेजिस्टेंस 20 थी तो 4 टाइम्स हो गई है, विच इज 80। तो अगर तुम्हें याद करवाऊं मैं, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैंने कहा था तुम याद रख सकते हो, दैट फॉर्मूला वाज R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अगर लेंथ को डबल किया है 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, लेंथ को स्ट्रेच करके ट्रिपल किया है तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेच करने का, ड्रॉ आउट करने का, खींचने का, तो स्क्वायर का फैक्टर लगा n स्क्वायर R। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यू आ चुकी है मेरी 4 इंटू 20 विच इज 80। हमने पहले भी डिस्कस किया है, थोड़ा फास्ट पेस में मैंने करवा दिया, बट अगेन अगेन इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इतना तो सॉल्व तुम्हें करके दिखाना ही पड़ेगा। समझ आया? पहले भी समझ आया था, अब भी समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। बस यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछते हैं वो, इसके अलावा कुछ बनता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 mm, लिखते हैं, लेंथ इज 1, अच्छा 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर और रेजिस्टेंस दी हुई है 10 रेज़ टू पावर 4 ओम एट 20 डिग्री। चलो टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, क्या बात है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.15 mm, डायमीटर, डायमीटर क्यों दे दिया? हम ज्यादा रेडियस यूज करते हैं तो मैं रेडियस में कन्वर्ट करता हूं, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू डायमीटर का डबल या हाफ, हाफ 0.15 बाय 2 mm में है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने लिख लिया। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। अरे सर क्या बात कर,
ये क्या पूछ लिया सर? 2 मार्क्स में क्यों है सर ये क्वेश्चन? अभी देखो, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो तुम बहुत पढ़ते हो इसको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। क्या आर दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। क्या एल दिया हुआ है? यस। क्या एरिया हम निकाल सकते हैं? एरिया, क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पुट करो, हो गया सर। आर है, एल है, ए है, रो निकालना है, बट फंसोगे कहाँ? रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, 10 रेज़ टू पावर 4। रो निकालना है अपने को, लेंथ इज 1, एरिया इज पाई 0.15/2 का होल स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, बस स्क्वायर बाहर आएगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा, मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, मे बी 3.14, मे बी 22/7, तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। दैट्स वाई कैलकुलेशन तुम प्रॉपरली दिखाओ, सॉल्व करो, यू विल गेट टू योर आंसर। फाइनली यू नीड रो और थोड़ी सी कैलकुलेशन। इतना तो यार मुझे तुम्हारे ऊपर छोड़ना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर से मत सॉल्व करना, बड़ी आदत है तुम्हें कैलकुलेटर से सॉल्व करने की। प्रॉपरली सॉल्व करो वैल्यूज पुट करके। अगर 3.14 से नहीं मुश्किल लगता है तो 22/7 से करो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा डिवाइड। वेल एंड गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा थी। ये देखो कैलकुलेशंस कर रखी है भाई ने। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन व्हाट टाइम इज 400 जूल, लिख लेते हैं, ऑफ हीट, हीट इज 400 जूल, is produced across a 16 ohm resistor। resistor की वैल्यू दी हुई है 16 ohm at 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। V की वैल्यू दी हुई है, अच्छा 80 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू दी हुई है 80 वोल्ट। चाहता क्या है? टाइम। अभी हमने H के 3 फॉर्मूलाज लिखे थे, मैं फिर से लिख देता हूं, I स्क्वायर आर टी, पी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पी आई टी। ये सारे H के फॉर्मूलाज हैं। देखो देखो देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? H है, R है, V है, T चाहिए, क्या लगता है सर? सेकंड वाला करो ना यूज, करो वैल्यू पुट। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, 400, V का स्क्वायर 80 इंटू 80 अपॉन आर की वैल्यू 16 इंटू टी। अपने को टी की वैल्यू चाहिए, थोड़ी कैंसिलेशन करते हैं, दोनों जीरोस गायब हो गए, 2 4, अरे सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सा करने के लिए 2 नंबर, क्या बात सर, ले ही लेंगे ऑफ कोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो। यस, 1 सेकेंड इज योर आंसर। हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन का बैरियर क्रॉस कर दिया है। फाइनली कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, मे बी थ्योरी मांग रहा हो, मे बी थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जांपल्स हो, मे बी हो छोटा सा ही क्वेश्चन बट मल्टीपल पार्ट्स हो क्वेश्चंस के। लेट्स सी क्या सीन है। ओके, क्वेश्चन, अ वीआई ग्राफ, देख लो, चेक कर लो वी कहाँ है। सबसे पहली गलती यही होती है बच्चों से, तुम भी यही गलती करोगे। वी को रखना है वाई एक्सिस पे, उसने वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। सारे कंसेप्ट्स हमने इसी से याद किए हैं, वी शुड बी ऑन वाई एक्सिस। डन। नहीं होगा तो उल्टा करके देखना पड़ेगा ग्राफ को। चलो, इफ बोथ द वायर्स ऑफ आर मेड अप ऑफ सेम लेंथ, सेम थिकनेस, मतलब एरिया की बात करें, एरिया सेम है, विच ऑफ द टू इज मेड अप, विच ऑफ द टू मेड ऑफ मटीरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टिविटी कंपेयर करनी है। चलो कंसेप्ट याद करते हैं। अब वी आई के ग्राफ में जिसका स्लोप, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा। स्लोप ऑफ अ वी आई ग्राफ गिव्स मी रेजिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूं ग्राफ को चुपचाप देख के, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बट वो क्या कंपेयर करने के लिए कह रहा है? वो कंपेयर करने के लिए कह रहा है रेजिस्टिविटी। कैसे करेंगे कंपेयर? खोलो फॉर्मूला, पुट करो, रेजिस्टेंस ए का वैल्यू लिखो रो ए एल बाय ए, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ग्रेटर देन रो बी एल बाय ए, लेंथ और एरिया सेम, एल कैंसिल, ए कैंसिल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। परफेक्टली फाइन। बस एक दो स्टेप्स, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि वी आई ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, वो मुझे रेजिस्टेंस देता है। P इज इक्वल टू आई आर इज योर ओम्स लॉ विच इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखो पास भी ओरिजिन से कर रहे हैं, मतलब ग्राफ भी एकदम सही है। इट्स एन ओमिक रेजिस्टर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जिसका स्लोप ज्यादा, की रेजिस्टेंस भी ज्यादा। सॉल्व किया तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा निकल के आ गई। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन,
क्या भाई, आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर से सेम रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया है हमारे पास। द फिगर shown below shows 3 cylindrical copper conductors along with their face areas and lengths. हाँ क्लियरली दिख नहीं रहा, बट चलो मैं लिख देता हूँ। ये एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है। दिस एरिया इज a by 3, लेंथ इज 3l, दिस लेंथ इज l by 3, एरिया इज 3a। चलो, ये तुम्हारा a है, दिस इज b एंड द फाइनल इज c। ठीक है, मुझे कंपेयर करना है कौन सी ज्योमेट्रिकल बॉडी की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। चलो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास लेंथ है, एरिया है, सारे कॉपर हैं, मतलब सबकी रेजिस्टिविटी सेम है। रो रो रो, आर ए निकालते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो रो है, लेंथ कितनी है एल, एरिया है ए। वेरी गुड। रेजिस्टेंस ऑफ बी, रो, लेंथ कितनी है बी की 3l, एरिया कितना है a बाई 3, 3l, एरिया a बाई 3। रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, 9 रो l बाय a। रेजिस्टेंस ऑफ सी, रो, लेंथ चेक करो, लेंथ इज l बाई 3, एरिया इज 3a, l बाई 3, 3a, 1 बाय 9 रो l बाय a। तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या हो रहा है, 9 टाइम्स रो l बाय a, 1 बाय 9 टाइम्स रो l बाय a, और सिर्फ रो l बाय a। सबसे ज्यादा फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाइड है, बी वाले ऑप्शन के साथ। रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन, यहाँ 9 का फैक्टर है, यहाँ पे 1 का फैक्टर है, यहाँ पे 1 बाय 9 का फैक्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बी वाले की है। दिस इज योर आंसर। क्यों 3 मार्क्स का, क्योंकि तीनों के लिए तुम्हें अलग अलग रेजिस्टेंस निकालनी पड़ी। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, हायर लेवल क्वेश्चन नहीं है इस पूरी फाइल के अंदर। तो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेजिस्टिविटी सबकी सेम है। या दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमने अभी लिखा था। परफेक्टली फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन अगेन 3 मार्क क्वेश्चन। एक सर्किट दिया हुआ है, कुछ कुछ पूछा हुआ है, 3 पार्ट्स हैं इसलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल। लेट्स सी, सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो। सर्किट, बैटरी लगी हुई है, आर रेजिस्टेंस, 6 रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर्स। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा तो क्या सेम, करंट सेम। सर करवाओ ना सर, करंट आए, करंट आए, करंट आए, बहुत बढ़िया, सेम करंट आए। पहला ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। चलो शुरू करते हैं। इसको देखो, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट आया, रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6, 6 इज इक्वल टू आई आर, फर्स्ट इक्वेशन। इसको देखो, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, करंट आई है, रेजिस्टेंस 6 है, सेकेंड इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करूंगा आई मिल जाएगा, सर ये आई को वापस वहां पुट कर दो, तुम्हें आर भी मिल जाएगा। लो, आई इज इक्वल टू 2, इस 2 को यहां पुट कर दो, आर इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, हमें आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, आई भी मिल गया। एमीटर तो करंट की रीडिंग ही देगा ना, सीरीज में लगा हुआ है। जो करंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस वही करंट एमीटर के अक्रॉस, दोनों वैल्यूज मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सीरीज में करंट रहता है सेम, पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पोटेंशियल इन दोनों के पास है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के पास है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने प्रोवाइड करवाया है। मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और द सेल इज v1 प्लस v2 प्लस v3। यहाँ सिर्फ v1 v2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दो, 6 प्लस 12 गिव्स यू 18। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और द सेल, दैट्स इट। सीरीज में करंट सेम, दो इक्वेशंस लिख दी, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर वाली, और फाइनली फिर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल ऐड कर दिया। सीरीज में पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स इट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा था सर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। यस, वही अपने आंसर्स हैं।
अब एक और सर्किट आ गया अपने पास। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, 3 रेजिस्टर्स, तीनों सीरीज में, बैटरी, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड, कर दिया क्लोज। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो जस्टिफिकेशन तो बड़ी सिंपल सी है, पहले ही बता देता हूं आंसर निकालने से, कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगा तो करंट ले लो। पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। बस इसको तुमने लिखना है कि सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम सिंस द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो करंट सर्किट के अंदर है वही करंट एमीटर के अंदर होगा। वोल्ट मीटर कैलकुलेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो आई विल गेट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। दिस इज योर जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। अब सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। वैल्यूज हैं 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। की कर दी क्लोज। चलो कौन सा कॉम्बिनेशन, सर सीरीज कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लिख भी क्यों रहे हो, डायरेक्टली ऐड कर दो। 5 प्लस 8 प्लस 12, 20 प्लस 5, 25 ओम। पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुकी है, इसका नया सर्किट बना लेते हैं। ये 20 ओम है, सॉरी 25 ओम है, बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। करंट निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, 6 इज इक्वल टू आई इंटू 25, तो आई आ गया 6/25 एम्पियर। पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, 0.24 एम्पियर आ जाएगा। दिस इज योर करंट। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है तो फॉर्मूला, पता ही है हमें, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के। दूसरा, ये तो एमीटर की रीडिंग आ गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। जो करंट पूरे के अक्रॉस है वही इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के अक्रॉस है, सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम। तो बस इसको सॉल्व करो पकड़ के। V इज इक्वल टू आई आर, V अपने को निकालना है, I अपने को पता है विच इज 6/25, और रेजिस्टेंस कितनी है 12, तो 0.24 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, 2.88 वोल्ट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट। जस्टिफिकेशन मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम। वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर बताता है, तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, दैट्स इट। वेरी सिंपल। 3 मार्क्स क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, बहुत बढ़िया सर। देखो वही वाली वैल्यूज हैं सारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और टोटल सर्किट के अंदर कितना करंट है वो निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। स्कूल के टेस्ट में आ रहा है तो हमें हर स्टेप जो कर रहे हैं वो दिखाना है। कैसे दिखाना है, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि बिल्कुल अपफ्रंट तुम्हें क्या चीज दिख रही है, मतलब तुम्हें क्या सीरीज दिख रहा है एकदम से, क्या पैरेलल दिख रहा है एकदम से। जो बिल्कुल पहली चीज मुझे ये दिख रही है कि देखो जो साइड टू साइड लगे हुए हैं 6 और 4, ये 6 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 24 है। 6 एंड 4 आई कैन सी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल डायरेक्ट। और इसके कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 और 4 का 10 होगा। सर क्या बता रहे हो, बिल्कुल इजी। बाकी सारा सर्किट बना दो जैसे बना हुआ है, 7 हेयर, 10 हेयर, 7 ओम, और इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये तुम्हारा बन गया पहला स्टेप, 10 ओम। तो यहां पे मैं लिख दूंगा R इज इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज 10 बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हें अपफ्रंट क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो 10 और 10 है ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो सिर्फ इनको सॉल्व करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, 2/10, R की वैल्यू आ गई 5 ओम। बना दो इसका नया सर्किट, समथिंग लाइक दिस, 7 ओम, ये बन गया 5 ओम। एंड फाइनली अब तुम फिर से देखो, ये तुम्हें कैसा लग रहा है, 7 और 5 कैसे अरेंज्ड है, फिर से सीरीज में कर दो चुपचाप इसका सम। लो सर बन गई बात, दिस इज 12,
बस दैट्स इट। तो मैंने अपने पूरे सर्किट को सॉल्व किया, फिर एक और बार सॉल्व किया, फिर फाइनली एक और बार सॉल्व करके फाइनल खत्म कर लिया। दैट्स इट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? जो ये वैल्यू निकल के आई है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 ओम। अब हम इक्विवेलेंट जो सर्किट के अंदर करंट है, जो बैटरी करंट दे रहा है, वो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट V इज इक्वल टू आई आर से लगा दो। V की वैल्यू 24, I अपने को चाहिए, R अपन ने 12 निकाला है, I कितना आया सर? 2 एम्पियर। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। इससे मुश्किल मुश्किल एग्जांपल्स तो तुम स्कूल में करते हो, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये तुम्हारे बेसिक क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छा। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट द क्वेश्चन अगेन, पीछे जाओ रिकॉर्डिंग के अंदर और फिर से एक बार देखो और कंफर्म करो कि तुम्हें समझ आया है या नहीं आया है। सुपर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। यप, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। एन इलेक्ट्रिकल मोटर रेटेड, रेटेड क्या रेटेड? रेटेड का मतलब क्या हुआ? यूनिट देखो क्या लगी हुई है, वॉट। वॉट क्या होता है? पार। पार दिया हुआ है 1100 वॉट। बहुत बढ़िया। कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट मेंस। सर मेंस क्या होता है? वोल्ट लिखा है ना, छोड़ो ना क्या होता है। V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। परफेक्टली फाइन। पार इज इक्वल टू 1100 वॉट। परफेक्टली फाइन। कहता करंट बताओ। मेरे पास P है, V है, करंट निकालना है। क्या मेरे पास पार के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं? जैसे हीट के 3 फॉर्मूलाज, उसमें से टाइम 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 हटा दो, पार के फॉर्मूलाज बन जाएंगे। I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर, पी आई। ये तुम्हारे पार के फॉर्मूलाज हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से। क्या करना है? देखो तुम्हारे पास V है, P है, I निकालना है। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर छोटे छोटे से सवाल पूछते हो। P इज इक्वल टू वी आई, वैल्यूज पुट करो। 1100 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 220। I अपने को निकालना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। I मिल गया तुम्हें 5 एम्पियर। डायरेक्ट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 hours डेली और 6 days। 5 घंटे रोज 6 दिनों के लिए। एक दिन में 5 घंटे, तो 6 दिन में मल्टीप्लाई कर दो। टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू 6 विच इज 30 hours। बट हमें टाइम नहीं पूछ रहा, हमें क्या पूछ रहा है? ये एनर्जी कंज्यूम्ड। बेसिकली ये हीट निकालने के लिए कह रहा है, एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एनर्जी होता है, पार होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी होता है पार इनटू टाइम। पार का फॉर्मूला पुट करता हूं। पार हमें दिया हुआ है 1100 वॉट क्वेश्चन में। टाइम हमने निकाला कितने आवर्स? 30 आवर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो यार, आर को हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैं सेकंड्स निकाल सकता हूँ। इंटू 30 करना है 3600, बट मैं सेकंड्स में नहीं निकालूंगा। देखो क्यों? मैं एक बड़ा स्पेशल यूनिट लेके आऊंगा, 33000 वॉट आर। देखा देखा तो ऐसा लग रहा है, बट एक और चीज होती है, किलो डिवाइड बाय 1000, 33 किलो वॉट आर। दिस इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको अपन बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलो वॉट आर इज बेसिकली 1 यूनिट विच इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये 33 यूनिट्स एनर्जी है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, यूनिट्स में आ गया। क्योंकि जो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5 रुपीज। 1 यूनिट 5 रुपए का। तो अब क्वेश्चन में हमें वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ यूनिट्स आए उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 33 इंटू 5 इज 165 रुपीज। मतलब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल मोटर थी, इसको 5 घंटे 6 दिन यूज करने के लिए, 6 दिन 5-5 घंटे यूज करने के लिए तुम्हें टोटल 33 यूनिट्स लगे विच इज कॉस्टिंग 165। ये सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा बन जाता है 3 मार्क्स के अंदर ही। वो क्या करेगा? तुम्हें एक रेफ्रिजरेटर दे देगा, तुम्हें एक बल्ब दे देगा, तुम्हें एक फैन दे देगा, सबकी अलग अलग पार्ट्स डिफाइन कर देंगे, सब अलग अलग टाइम के लिए यूज हो रहे हैं।
टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है यूनिट के हिसाब से। तो तुम क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर की टोटल एनर्जी निकालो, फैन की टोटल एनर्जी निकालो, और जो भी बल्ब यूज करे उसकी टोटल एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो। बट याद रखना यूनिट निकालना है तुम्हें किलो वॉट आर में। अगर वॉट इंटू आर में आ रहा है तो डिवाइड बाय 1000 करो, किलो वॉट आर आ जाएगा। दैट इज 1 यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियल यूनिट है। यूनिट में आ गया, जो भी तुम्हारा रेट है 1 यूनिट का, उससे टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट स्पेंट। ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं 1 मंथ के अंदर बताओ, 2 मंथ्स के अंदर बताओ, तो टाइम अच्छे से निकालना है तुम्हें, टोटल टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर टाइम निकालना बड़ा इजी था, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो ज्यादा कर देगा। दैट्स इट। लेट्स सी, क्या हमारा आंसर करेक्ट है? यस, 5 एम्पियर, 33 किलो वॉट आवर और 33 यूनिट्स एंड 165 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल मोटर। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, हमने काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, थोड़े बीच में अच्छे अच्छे ट्रिकी कंसेप्ट्स भी थे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसी की आसपास वाली चीजें पूछी जाएंगी। 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से, लाइन में से उठ सकते हैं, तो अपनी एनसीईआरटी रीड करना मत भूलना। बहुत बेसिक है, कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। अब 10th के बाद हमने 11th में आना है, तो कंसेप्ट थोड़े हायर लेवल होते ही हैं, तो ये सिंपल लगने लगेंगे तुम्हें बाद में। अगर तुम रेपिटेशन ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स तो भी ईजी लगने लग जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट चैप्टर फिर से लेके आएंगे सेम थॉट प्रोसेस के साथ, लेक्चर्स एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।